हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा नया टॉपिक है। और गाइस टॉपिक है बेसिकली आपके जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। यानी कि गाइस अगर आप नया नया है स्टॉक मार्केट में और आप अपना स्टॉक का जो पोर्टफोलियो हो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 25 या फिर 30 या फिर 50। तो इस पे बात करेंगे। और गाइस इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक सब्सक्राइबर ने अपना पोर्टफोलियो होल्डिंग मुझे भेजा है और उसमें देखे तो मोटा मोटी 50 स्टॉक्स है। तो क्या ये 50 स्टॉक्स होना जायज है या फिर नहीं है, तो इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो में क्या क्या कमियां हैं। और इससे गाइस आप लोगों को काफी अच्छा खासा सीखने को मिल सकता है। गाइस जितने भी लर्निंग्स होंगे उस लर्निंग्स को आप अपने पोर्टफोलियो पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो में जो इरेलेवेंट स्टॉक्स पड़ा हुआ है उसको घटा के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसको आप कम कर सकते हैं। तो गाइस यही दो पॉइंट्स है जिस पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और गाइस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 18 से 20 रुपए के आसपास का कोई स्टॉक हो जो कि इथेनॉल का स्टॉक हो, शुगर कंपनी हो, तो वैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गाइस इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन में। तो वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है। और जो स्टॉक का फंडामेंटल देखे तो बहुत ही शानदार है। तो आपके लिए काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो गाइस कर दीजिए वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस में लेके आता हूं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि हाउ मेनी स्टॉक्स शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, मतलब आपके पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। बट गाइस इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोगों को कुछ बातें, कुछ फैक्टर है जो कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप क्रिएट कर रहे हैं अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो। तो गाइस यहाँ पे 3 चीजें आता है। सबसे पहला तो हो जाता है आपका एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क। बेसिकली गाइस देखें तो हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज चलता है कि भाई कितना डाइवर्सिफाइड हो आपका पोर्टफोलियो, मतलब अंडर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और गाइस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस यहाँ पे 3 तरीके का रिस्क आता है। पहला तो हो जाता है आपका एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या फिर इसको आप फर्म स्पेसिफिक रिस्क भी कह सकते हैं। सपोज आप रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिलायंस से रिलेटेड यानी कि रिलायंस के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिस्क है, तो ये हो जाता है आपका एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क। लाइक आपका गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस हो गया, या फिर हो गया आपका गुड या फिर बैड फाइनेंशियल्स। तो ये हो जाता है आपका एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या फिर फर्म स्पेसिफिक रिस्क। तो इसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में, तभी इस रिस्क को आप मिटिगेट कर पाएंगे। या फिर आप हेल्प ले सकते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर है उससे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक पे रिसर्च करना है, तो मैं रिसर्च करके वीडियो आपको बना के दूंगा। तो इससे आपको काफी अच्छा खासा इनपुट मिल जाएगा और आप इजिली अपना जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे जैसे जो यूट्यूबर है उससे आप हेल्प ले सकते हैं इस मामले में। तो गाइस पहला हो गया आपका फर्म स्पेसिफिक रिस्क या फिर आप कह सकते हैं एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क। और गाइस जैसे मैंने बताया कि इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में रिसर्च करके अच्छे से। दूसरा हो जाता है गाइस सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर उस सेक्टर में कुछ दिक्कत चल रही है, तो ये हो जाता है आपका सेक्टर स्पेसिफिक। हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस कोविड के टाइम पे रियल स्टेट या फिर रियल स्टेट के अलावा अदर कुछ सेक्टर से जहां पे बहुत ही तगड़ा हिट हुआ था, तो इसकी वजह से वो सेक्टर उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पे कुछ सेक्टर था गाइस जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लाइक आपका फार्मा था, एफएमसीजी था, आईटी था या फिर हेल्थ केयर सेक्टर था। ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट गाइस इसके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे थे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा। तो गाइस सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क के केस में ये हो सकता है अगर आपने ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, तो आप इस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर जो कि अभी चल रहा है, तो उस सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स होंगे वहां पे आप पैसे लगा सकते हैं। और इससे गाइस ये हो जाएगा कि आपका जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसको मिटिगेट कर देगा, आपका जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स या फिर जो सेक्टर है वो आपको मिटिगेट कर देगा, आपको अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाती है। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क का। अब बात करते हैं गाइस तीसरा रिस्क का जो कि हो जाता है मार्केट रिस्क या फिर इसको आप सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। मान लीजिए कि इंटायर इकोनॉमी में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खतरा है, या फिर कोई जियो
पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है जिसकी वजह से पूरा मार्केट पे ही संकट छाया हुआ है। ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो स्टॉक का परफॉर्मेंस वो खराब होना ही है। तो गाइस जब मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क होगा गाइस, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। जब पूरा मार्केट ही गिरेगा तो आपने जिस सेक्टर में या फिर जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो सेक्टर या फिर वो स्टॉक तो गिरेगा ही। तो यहाँ पे गाइस आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो 3 रिस्क हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तीनों रिस्क में से 2 रिस्क ऐसे है जिसको आप मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा रिस्क है आपका सिस्टमैटिक रिस्क या फिर मार्केट रिस्क, उसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते। बट गाइस उसको मिटिगेट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंट एसेट क्लास, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर आप विद इन इक्विटी देखेंगे तो आप मार्केट रिस्क या फिर जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट एसेट क्लास में जाते हैं, लाइक आपका गोल्ड में चले गए या फिर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस केस में देखिए तो आपका जो मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क है वो कुछ हद तक आप मिटिगेट कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है या फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है, उस केस में आपका जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी जो होता है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, या फिर आपका जो गोल्ड है बेसिकली वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है। तो ऐसे केस में देखें तो एक हद तक आप अपने मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। बट गाइस जब आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टिंग की ही बात करते हैं, जिन दैट केस आप मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये रही डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इसको आपको ध्यान में रखना है जब आप क्रिएट करेंगे अपना स्टॉक का जो पोर्टफोलियो होता है उसको। अब गाइस सवाल आता है कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। यही तो मेन मुद्दा है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 10 स्टॉक होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 20 होने चाहिए या 25 होने चाहिए। तो गाइस इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता आपको कि भाई आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स होने चाहिए या फिर 10 होने चाहिए। गाइस ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपको हमेशा नंबर ऑफ स्टॉक से वो कम रखना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप एक लो टू मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होगा पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा हायर साइड में होगा, ताकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो और आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क लेवल है वो कम हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके जो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो हमेशा कम होने चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका पोर्टफोलियो का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, और अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करती हैं फ्यूचर में, इन दैट केस गाइस आपका जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमाइज होने का जो चांसेस है उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। बट गाइस एट द सेम टाइम रिस्क लेवल बढ़ने से आपका लॉस होने का भी चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर आपने जिस सेक्टर में या फिर जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अगर वो स्टॉक्स या फिर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करती है अच्छे से, इन दैट केस जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस होने का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो गाइस अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है, आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है और आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए 10 से 15, मतलब 15 से ज्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। अगर आप एक लो टू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस गाइस आपके पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 50 स्टॉक्स तो कभी भी नहीं होने चाहिए। 50 स्टॉक्स होने से क्या हो जाता है, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है या फिर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, कुछ भी है, जितने भी इवेंट्स है, किसी को भी आप अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइस मैक्सिमम तो 20 से 25 स्टॉक्स होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। बट अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है पोर्टफोलियो का वो और कम हो जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि 10 से 15 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक लो टू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस गाइस आपका पोर्टफोलियो का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 20 से 25 होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। तो गाइस ये रही बात कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और गाइस इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। और गाइस यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, उस टाइम पे अपना जो कैपिटल एलोकेशन जो होता है डिफरेंट स्टॉक्स में, उसको आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई कोई स्टॉक्स जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करे आने वाले समय में, लेकिन उसमें जो आपका एलोकेशन है बहुत ही कम हो। तो उस केस में होगा क्या कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी करेगा बट आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें एलोकेशन काफी कम है। तो आपका जो अपना कैपिटल एलोकेशन जो होता है उसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट देखेगा तो 6 to 7% या फिर कह लीजिए 6 to 10% एलोकेशन एक पर्टिकुलर स्टॉक में होना चाहिए। अगर आपका कन्विक्शन काफी अच्छा है उस स्टॉक पे, तो उस स्टॉक में अपना एलोकेशन बढ़ा भी सकते हैं। आने वाले समय में स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करता है, उस केस में आपका पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि एक सब्सक्राइबर ने जो अपना पोर्टफोलियो होल्डिंग भेजा है, उसमें देखे तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 50 है। तो क्या ये 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स उससे मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या लैकिंग है वहां, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड गाइस देखते हैं कि 50 में से कितने स्टॉक्स बच जाते हैं जो कि इन्वेस्टेबल हो, या फिर उस इन्वेस्टर के लिए सजेस्टेड है कि वो स्टॉक के साथ वो कंटिन्यूएशन बनाए रहे। तो गाइस चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और वहां पे मैं दिखाता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है 50 है, और उसमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से लैकिंग्स है, कौन कौन से स्टॉक्स को हटाना चाहिए, और कौन कौन सा स्टॉक है जिसके साथ इस इन्वेस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं एक पोर्टफोलियो होल्डिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और गाइस ये जो पोर्टफोलियो
होल्डिंग है बेसिकली एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ईमेल किया था, तो उन्हीं का पोर्टफोलियो होल्डिंग है ये, और हम लोग इसी होल्डिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है मोटा मोटी देखेगा तो 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसे लगा रखे हैं। तो क्या एक इन्वेस्टर के लिए अपने पोर्टफोलियो में 50 नंबर ऑफ शेयर्स रखने कितना सही है कितना सही नहीं है, तो इस पे बात करेंगे। और गाइस मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है कि एक आइडियल पोर्टफोलियो जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, जो ये डिटरमाइन होता है गाइस। और देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स है जिसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है, और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन किया है हमने अभी तक या फिर आगे करेंगे, ये सारी बातें आपको अपने पोर्टफोलियो पे अप्लाई करना है और वहां से नंबर ऑफ स्टॉक्स को आपको रिड्यूस करना है या फिर बढ़ाना है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि येलो में हाईलाइटेड है स्टॉक नेम, क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 7 जून का प्राइस है गाइस बेसिकली, करंट वैल्यू क्या है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है, नेट चेंज क्या है, डे चेंज क्या है वो भी दिखाया हुआ है भाई ने। तो ये सारा डिटेल जो भी येलो हाईलाइटेड है एज इट इज मैंने यहाँ पे उठा के रखा हुआ है, और ये जो सब्सक्राइबर ने भेजा है उसी का है, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया है। और गाइस कॉलम जे से लेकर कॉलम एन तक जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा मैंने सब्सक्राइबर का जो डेटा था वहीं से उठाया है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे फार्मूला ड्रिवन लाया है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया है इसका एवरेज कॉस्ट, और सिमिलरली मैंने करंट वैल्यू को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके लाया हुआ है, और फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, तो इसके पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 2,14,800 का, मोटा मोटी देखें तो 2,15,000 के आसपास में है। करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2,08,415 2,08,415 के अराउंड है। नेट लॉस या प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 6,384.62 का इसका लॉस दिख रहा है यहाँ पे। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर जो शेयर्स है वो 50 है। तो गाइस ये 50 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में रखना कितना जायज है? मेरे हिसाब से तो गाइस ये बिल्कुल भी जायज नहीं। मैंने जब पहली बार देखा कि भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 है यहाँ पे, तो मेरा तो सर घूमने लग गया कि एक इंसान कैसे मैनेज करेंगे सारे के सारे जो 50 स्टॉक्स है इसको। गाइस यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टिंग एक तरीके से देखें तो आपका फुल टाइम बिजनेस हो जाता है गाइस, फुल टाइम एक्टिविटीज है, ये पार्ट टाइम नहीं होता है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है गाइस उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट होता है सबको ट्रैक करना पड़ता है, रिजल्ट कैसा रहा है, कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट में क्या सीन चल रहा है नहीं चल रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मामला है, सारा कुछ आपको ध्यान देना पड़ता है, आपको ट्रैक पे रखना पड़ता है, तभी आप एक सफल सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाते हैं। बट गाइस यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है इतना ज्यादा है, ये गाइस आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इतने सारे स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सके अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि 50 शेयर्स एक पोर्टफोलियो में होना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक पिवट बना रखा है, और गाइस जो पिवट टेबल मैंने बनाया है वो इसी टैब से बनाया हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली कॉलम जे से लेकर कॉलम एन तक का जो डेटा है उसको मैंने उठाया है पिवट टेबल में। और यहाँ पे आपको फुल नेम ऑफ स्टॉक दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी दिख रहा है। हेलो गाइस मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो सब्सक्राइबर उन्होंने जो भेजा था वो सिर्फ स्टॉक सिंबल भेजा था, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा स्टॉक से, कई बार आपको पता भी नहीं होता किस स्टॉक का स्टॉक सिंबल क्या है। तो गाइस पिवट टेबल में बेसिकली मैंने सेक्टर को पुल किया है सबसे पहले, उसके बाद उस सेक्टर में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसको भी पुल किया है, फिर आपको यहाँ पे वैल्यू साइड में दिख रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसका सम दिख रहा है आपको। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस का। तो यहाँ पे देखे तो इसके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 2 है। एक पर्टिकुलर सेक्टर से आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स एक ही होना चाहिए या फिर मैक्स टू मैक्स 2 हो सकता है। तो यहाँ पे देखे गाइस तो आपका बीएल है और दूसरा है डेटा पैटर्न। तो गाइस दोनों स्टॉक्स देखे तो फंडामेंटली काफी अच्छा है, लेकिन अगर बात करते हैं कि कौन से स्टॉक ज्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा गाइस बीएल ज्यादा बेटर है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बीएल को लेके चलेंगे, मतलब बीएल हम लोग रखेंगे। सिमिलरली गाइस बात करें अपैरेल एंड लग्जरी, मतलब फुटवेयर का है बेसिकली, तो यहाँ पे देखे तो आपके पास रिलैक्सो है, तो ये भी फुटवेयर में एक ही आपके पास है, तो ये इसको भी आप रख के चल सकते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में आपके पास केपीआर मिल है, तो केपीआर मिल भी देखो तो काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी आप लेके चल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इसके पास ऑटो कंपोनेंट है वो है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, और दूसरा है सोना बीएलवी प्रिसीजन फोर्जिंग का। तो गाइस मुझे जो यहाँ पे सही लग रहा है वो है आपका सोना बीएलवी प्रिसीजन फोर्जिंग, तो इसीलिए गाइस मैं जाऊंगा सोना बीएलवी प्रिसीजन के साथ। सिमिलरली गाइस बात करें ऑटो मैन्युफैक्चरर का, तो इसके पास सिर्फ एक ही कंपनी है वो है टाटा मोटर, तो इसको डेफिनेटली यस बोलेंगे। और गाइस टाटा मोटर बेसिकली देखे तो फ्यूचर को ध्यान में रख के भी काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इसका ईवी प्ले जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वो भी काफी अच्छा हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना ही है और इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना ही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। बाकी सभी लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ जिसका पोर्टफोलियो है ये उसी को नहीं बता रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जिसके पास पोर्टफोलियो होल्डिंग है और जिसके पास ये टाटा मोटर नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप टाटा मोटर में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा प्राइस पॉइंट चूज करें और उस पर आप एंटर कर सकते हैं। हेलो तो गाइस ये बात आपका ऑटो मैन्युफैक्चरर का यानी कि टाटा मोटर। बैटरी सेक्टर में देखा तो इसके पास सिर्फ एक ही स्टॉक है, एक्साइड इंडस्ट्री, तो इसको डेफिनेटली यस ही करेंगे। गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं होना चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पे इसने बाय किया है या फिर नहीं किया है, उस चीज पे मैं कमेंट नहीं
नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको फंडामेंटल्स प्लस उसका जो टेक्निकल एनालिसिस है दोनों ही करके देना पड़ता है। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर सिर्फ बात कर रहे हैं कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग है, तो ये पाइप बनाती है, तो ये भी ठीक है देखा जाए तो एक तरीके से, ये भी फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो सीडीएसएल और आईएक्स दोनों में से बेस्ट कौन सा है? दोनों ही कंपनी काफी अच्छी है, बट गाइस मेरा जो प्रेफरेंस है वो सीडीएसएल के साथ रहेगा, तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि आप सीडीएसएल के साथ जाएं, लेकिन आप चाहे तो आईएक्स के साथ भी जा सकते हैं। आईएक्स देखे तो काफी अच्छा खासा गिर भी चुका है अपने 52 हाई से, तो ये आपके लिए सही प्राइस पॉइंट भी हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गाइस ये नहीं बात आपका कैपिटल मार्केट का। अब बात करते हैं गाइस केमिकल सेक्टर का। इस सेक्टर से देखा तो काफी सारे स्टॉक्स इस बंदे के पास है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों भाई, मतलब एक ही सेक्टर से आपने क्यों इतने सारे स्टॉक्स को चूज कर रखा है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से आपको मैक्सिमम एक स्टॉक या फिर एक से ज्यादा 2 स्टॉक रख सकते हैं, तो इतने सारे स्टॉक का काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखे तो फंडामेंटली सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, बट गाइस सबसे बेस्ट कौन सा है उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे देखे तो आरती इंडस्ट्री ये भी काफी अच्छी है, अल्काइल अमाइंस ये भी काफी अच्छी है, दीपक नाइट्राइट ये भी काफी अच्छी है, हाल फिलहाल इसमें काफी अच्छा खासा गिरावट भी हो गया है। हेलो फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखेगा तो ये भी अच्छी है, जीएनएफसी देखे तो ये भी अच्छी है, एडेसिव देखेगा तो ये भी अच्छी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा स्टडी किया नहीं है। पीडीलाइट तो काफी अच्छी है ही। एंड गाइस बात करें टाटा केमिकल का तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गाइस यहाँ पे आपको चूज करना है 2 स्टॉक्स, तो 2 कौन सा हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बताता हूँ आपको कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट यहाँ पे जो बन के आ सकता है, एक टाटा केमिकल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा गाइस हो सकता है आपका अल्काइल अमाइंस, तो आप इसमें जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये 2 स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी को आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। हेलो अब गाइस बात करते हैं कोल में, तो कोल सेक्टर में देखें तो इसके पास जो है कोल इंडिया भी है। तो गाइस कोल इंडिया देखें तो डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड काफी अच्छा देती है, बट गाइस कैपिटल अप्रिसिएशन के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन उतना बढ़िया नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे तो सिंपली नो करूंगा, मतलब मैं कोल सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं करना है मेरे को। कंज्यूमर रिटेल की बात करेंगे तो डीमार्ट बेहतरीन कंपनी है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ भी काफी अच्छी है पॉलीकैब, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी सेक्टर में देखें तो इनके पास 2 स्टॉक है, एक तो रतन इंडिया एंटरप्राइज है और दूसरा है आपका टाटा पावर। तो यहाँ पे तो आंख बंद करके भी अगर पूछते हैं किसी से भाई किसके साथ जाना है, टाटा पावर के साथ जाना है या फिर रतन इंडिया एंटरप्राइज के साथ, तो डेफिनेटली लोग बोलेंगे टाटा पावर के साथ, और मेरा भी आंसर यही है कि आप टाटा पावर के साथ कंटिन्यू करें, रतन इंडिया से एग्जिट कर जाए यहाँ से। फाइनेंशियल सर्विस में देखा गया तो इनके पास जो है वो आरईसी लिमिटेड है, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है और पावर फाइनेंसिंग का काम करती है देखा जाए तो गाइस अगेन ये स्टॉक भी देखा जाए तो डिविडेंड के हिसाब से काफी अच्छा है, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टॉक भी उतना अच्छा नहीं, तो इसीलिए गाइस मैं सजेस्ट यही करूंगा इसको भी आप नहीं रखें पोर्टफोलियो में, इससे भी आप एग्जिट कर जाए। एफएमसीजी में देखा गया तो इसके पास डावर है, तो अगेन डावर भी देखे तो स्लो मूवर है, बहुत फास्ट मूव नहीं करता है, लेकिन हाँ अच्छी कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप डावर की जगह पे कोई दूसरा एफएमसीजी स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइक आपका यूनिलीवर हो गया या फिर कोई दूसरे जो एफएमसीजी के स्टॉक है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं डावर के साथ भी, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली गाइस इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो इनके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी का स्टॉक है, मुझे लगता है ये आईपीओ में मिला होगा इनको। तो गाइस अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए आपको, बस थोड़ा सा देखना चाहिए प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर का मिलता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाए, और दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर है इंश्योरेंस सेक्टर में उसके साथ जाना चाहिए, लाइक आपका एचडीएफसी लाइफ हो गया या फिर आपका एसबीआई लाइफ हो गया, उसमें जा सकते हैं। तो गाइस ये बात आपका एलआईसी का। आईटी सर्विस में देखा गया तो अगेन यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने पैसे लगा रखे, तो गाइस आयरन लिमिटेड मुझे पता नहीं क्या करती है कंपनी, एपीएस माइंड पता है, एचसीएल टेक पता है, एलटीआई पता है, आर सिस्टम इंटरनेशनल इसके बारे में उतना नहीं जानता हूँ। हेलो तो गाइस बात रहेगी 3 का, तो इन 3 में से किसके साथ जाना चाहिए। तो अगर आप लार्ज कैप के साथ जाना चाहते हैं तो एचसीएल टेक इज गुड, अगर आप मिड कैप के साथ जाना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हैप्पीएस्ट माइंड के साथ जाए, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। हेलो प्लस आप लार्ज कैप स्टॉक एचसीएल टेक के साथ भी जा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर से देखा गया तो यहाँ पे 2 स्टॉक है, तो दोनों के साथ आप जा सकते हैं। लॉजिस्टिक में देखा गया तो लॉजिस्टिक सेक्टर भी काफी अच्छा करेगी आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है यहाँ पे ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा आया नहीं, ग्रोथ पिकअप नहीं किया है, उस हिसाब से देखे तो लॉजिस्टिक या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो पिकअप करने ही वाला है, इसीलिए आप लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है एंट्री का, तो इसमें भी देखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मीडिया सेक्टर में देखे तो इनके पास एफ्ले इंडिया है, तो गाइस ये स्टॉक भी फंडामेंटली काफी अच्छी है, तो यहाँ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप देखे तो लार्ज कैप में आपके पास वेदांता है, वेदांता के साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक भी काफी अच्छी है, दोनों देखा जाए तो एक ही ग्रुप की कंपनी है, तो आप वेदांता के साथ जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में इनके पास बीपीसीएल का है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है, लाइक बीपीसीएल है, आईओसी है या फिर एचपीसीएल है, बट गाइस बीपीसीएल के केस में देखें तो डाइवेस्टमेंट का जो थियरी है वो अभी भी चल ही रहा है, डाइवेस्टमेंट हुआ नहीं है, जब डाइवेस्टमेंट होगा तो उस टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म करेगी स्टॉक, तो आप इसमें कंटिन्यू
कर सकते हैं। पेंट में देखा जाए तो पेंट का हालत बहुत ही खराब चल रहा है अभी देखा तो फिलहाल, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है जो काफी ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो इनपुट कॉस्ट है, लाइक जो पेंट बनाती है, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया या फिर इंडिगो पेंट वगैरह जो भी हो गया, सबका इनपुट कॉस्ट काफी चढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका जो मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिए, उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आया है। तो इस वजह से देखें तो इन स्टॉक का परफॉर्मेंस जो गाइस उतना अच्छा नहीं है, तो आप चाहे तो इसके साथ डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो गाइस जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना ही है। बात करें गाइस पेपर एंड वुड प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री है। तो गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है, लाइक आपका जेके पेपर है या शेषाशायी पेपर वगैरह हो गया, जो छोटी कंपनियां हैं, तो आप वहां भी जा सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के साथ, या फिर आप इससे एग्जिट करके जेके पेपर में भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल इसको येस ही कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में देखा गया तो दोनों ही कंपनी देखे तो आपका कहीं ना कहीं मिड कैप या फिर स्मॉल कैप का कंपनी है, तो दोनों में देखे तो बेस्ट तो यहाँ पे तो कैप्लिन पॉइंट लैब ही आ जाता है। बट गाइस मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आपको कोई लार्ज कैप स्टॉक जो फार्मा का है, लाइक आपका सन फार्मा है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, इन फ्रंटलाइन शेयर्स के साथ आपको जाना चाहिए, ना कि अमृतांजन या फिर आपका कैप्लिन पॉइंट लैब। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से एग्जिट हो जाए और कोई फ्रंटलाइन स्टॉक है आपका फार्मा से, उसके साथ इन्वेस्ट करें आप। तो मैं यहाँ पे फिलहाल दोनों में नो कर रहा हूँ गाइस, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें कि कैसे करना है। प्रोफेशनल सर्विस में देखें गाइस तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है गाइस, तो इसका परफॉर्मेंस वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, आप इसमें जा सकते हैं। बेसिकली देखें ये एनालिटिक्स का काम करती है, बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है, डेटा एनालिटिक्स वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट क्लाइंट्स को, तो इसका बिजनेस भी काफी अच्छा है। तो आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहने वाला है। सेमी कंडक्टर में देखा गया तो बोरोसिल रिन्यूअल है, तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉफ्टवेयर में देखा गया तो सॉफ्टवेयर में इन्फोविम टेक्नोलॉजीज है और दूसरा है आपका टानला प्लेटफॉर्म। तो अगेन यहाँ पे आपको टानला प्लेटफॉर्म के साथ जाना है, ना कि इन्फोविम टेक्नोलॉजी के साथ। और टेलीकॉम सर्विस में देखा गया तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिकली देखा तो एक पेनी स्टॉक है, तो आप चाहे तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें नहीं जाए, भारतीय टेल है उसमें जा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा गैम्बल ही करना है तो आप वोडाफोन आइडिया में भी जा सकते हैं। सिमिलरली गाइस टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ पे ट्राइडेंट है आपके पास, लेकिन ऑलरेडी आपने केपीआर मिल्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे एग्जिट हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नो ही डालने वाला। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने हमने येस लगाया है या कितने ब्लैंक रखा है या फिर नो रखा है। तो हम लोग सिर्फ येस वाले को फिल्टर करेंगे और येस में से अगर देखेंगे तो गाइस यहाँ पे 24 नंबर पे स्टॉक्स आ जाता है, तो इसमें आप चाहे तो जा सकते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल देखे तो लो टू मॉडरेट है, तो इन दैट केस गाइस आप 24 स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे टोटल देखे तो 50 स्टॉक्स था इस पोर्टफोलियो में, लेकिन वहां से सिर्फ चूज हुआ है आपका 24, जो कि आधे से भी कम हो गया है गाइस, तो ये काफी अच्छी बात है। और अगर गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो काफी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हो चुका है। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल देखे तो लो टू मॉडरेट है, इन दैट केस ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा होगा आपके लिए, आप इसमें इन्वेस्ट करके जा सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है, प्लस ये जरूरी नहीं कि हर एक पोर्टफोलियो में आपके 24 स्टॉक्स ही होने चाहिए, ये वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ, कि भाई कितने नंबर पे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में देना चाहिए व्हेन क्रिएटिंग योर स्टॉक पोर्टफोलियो। एंड गाइस फिर मैंने आपको बताया कि जो सब्सक्राइबर जिसने अपना पोर्टफोलियो होल्डिंग भेजा था उसमें से देखे तो 50 स्टॉक्स था और वो घट के 24 स्टॉक्स पे ही आ गया था। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो टू मॉडरेट है, इन दैट केस गाइस 24 स्टॉक्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है गाइस, इन दैट केस आपको अपना नंबर पे स्टॉक्स और भी कम करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाए और आपका रिस्क बढ़ जाए। इससे होगा क्या गाइस कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज होने का जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो गाइस आशा करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस करूं तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें एंड शेयर कर दे वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।